बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, काजी फाइज ईसा साहब ने इस वक्त सबको चकरा के रख दिया है और चीफ जस्टिस की अदालत से एक बड़ा खड़ाक, लेकिन ये खड़ाक आखिर किसके लिए है? हैरान कुन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है और इस वक्त ये सोचने पर हम मजबूर हो गए हैं कि ये अचानक कौन सा खेल है जो शुरू हो चुका है और ये खेल आखिर क्या खेल है और ये कहां पर जाकर रुकेगा। इस हवाले से जो लेटेस्ट चीजें हैं, जो लेटेस्ट कुछ हैपनिंग्स हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो खबरें आई हैं, वो खबरें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ ज्यादा हौसला अफजा तो है नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं और इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जिसके चीफ जस्टिस जस्टिस आमिर फारूक साहब पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुलकर अदम एतमाद का इजहार कर चुकी है और उनकी अदालत से किसी भी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक उन्हें इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं है। और अल्टीमेटली इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद कौन सा फॉरम बचता है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद फॉरम बचता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। लेकिन बात यह है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से लगाई गई उम्मीदें और उन उम्मीदों के चिराग क्या मद्धम होते जा रहे हैं या फिर आखिरी शम्में जो हैं वो भी बुझ चुकी हैं? जिस तरह से अहमद फराज ने कहा था कि अब तक दिले खुश फहम को तुझसे हैं उम्मीदें, ये आखिरी शम्में भी बुझाने के लिए आ। तो कहीं वो आखिरी शम्में जो हैं वो बुझ चुकी हैं या टिमटिमा रही हैं? इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हलकों के अंदर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम के अंदर क्या तशवीश पाई जा रही है और इस सब में जो लेटेस्ट कुछ हुआ है, जो पिछले 3-4 हफ्तों के अंदर, बल्कि जब से काजी फाइज ईसा साहब आए हैं उस दिन से लेकर आज के दिन तक जो डेवलपमेंट्स हैं वो भी एक बड़ा वाज़े इशारा दे रही हैं। अब यहां पर आपने जो गेम प्लान है पहले वो भी समझ लेना है, क्योंकि मैं पॉइंट वाइज आपके सामने चीजें रखूंगा और कुछ इस तरह के नुकात हैं वो हाईलाइट हुए हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत ज्यादा तशवीशनाक हैं, बाइसे तशवीश हैं और पीटीआई को जाहिर बात है कि इस वक्त बहुत से कंसर्न्स हैं। और जो लेटेस्ट इमरान खान साहब की अपीलें आपको पता है कि काजी साहब की अदालत में पहुंच चुकी हुई हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान साहब की दरखास्तें जा चुकी हैं कि इमरान खान साहब का जो तोशा खाना का मामला और दीगर जहां जहां से इस्लामाबाद हाई कोर्ट जितना डिले हो सकता था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किया, लेकिन अल्टीमेटली महफूज फैसले भी सुनाने पड़ते हैं। उसके बाद डिविजनल बेंच में जाते हैं और जो अपीलें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक जा सकती हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इमरान खान साहब की लीगल टीम सुप्रीम कोर्ट ले जा चुकी है। काजी साहब के हवाले से मैंने आपके सामने ये बात की थी कि काजी साहब का असल इम्तिहान तो अब शुरू होगा, क्योंकि लेटेस्ट जो चीजें हैं उनमें काजी साहब ने बहुत से मामलात के अंदर बहुत सी जगहों के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बड़े बेहतरीन अंदाज में अवॉइड किया है। अब काजी साहब ऑब्वियसली एक इमेज है काजी साहब की और कुछ सहाफ़ी हैं पाकिस्तान के अंदर जो ये परसेप्शन बनाते हैं कि दे आर वेरी क्लोज टू द ऑनरेबल चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब और वो खुद साख्ता तर्जुमान भी हैं काजी साहब के। आजकल अदालती मामलात की खबर भी उनके पास ही होती है, पहले पहुंच जाती है और वही इस वक्त अथॉरिटी समझे जाते हैं और वो सहाफ़ी कम और पीआरओ पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर ज़्यादा बने होते हैं। ऑल्दो ऑब्वियसली वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, या फिर ये परसेप्शन बना रहे होते हैं कि हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस को। अब उन सहाफ़ियों को भी अगर आप सुन लें तो बहुत सी चीज़ें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी। अब नाज़रीन इकराम, जब काजी साहब आए उस वक्त काजी साहब ने पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस जो है वो लगा लिया और उस सब के अंदर आपको पता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा पब्लिकली जो समात है उसे टीवी के ऊपर दिखाया। बहुत खुशाइंद बात और सबको लगा कि अब बस जी सब कुछ इधर उधर हो जाएगा, अब जो है काजी साहब का बड़ा खड़ाक जो है वो आ गया है और अब काजी जदों आवेगा तो लग पता जाएगा आइन और कानून शिकनी और हर तरह की चीज़ें जो हैं वो काजी साहब के दौर के अंदर बेहतर हो जाएंगी, अब कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, उसके बाद ये भी देखा कि काजी साहब ने ऑब्वियसली प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के अंदर बड़ी अच्छी चीज़ की, उन्होंने अपने इख्तियारात जो हैं वो उन्होंने गिव अप कर दिए एक तरह से और काजी साहब के पास उस एक शिक की हद तक मेजॉरिटी भी थी उसी केस के अंदर। लेकिन जब नवाज शरीफ साहब वो शिक जिससे नवाज शरीफ साहब को फायदा मिल सकता था उसमें काजी साहब मेजॉरिटी में नहीं रहे। काजी साहब ने ऑल्दो उसी के लिए अपना जजमेंट दी लेकिन वो माइनॉरिटी हो गए। उसके बाद बहुत से और केसेस भी लगे और अब तो ऑब्वियसली जो केसेस लगते हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो नहीं लगाते, बल्कि जजेस की 3 रुकनी कमेटी जो है वो लगाती है, जिसमें जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब हैं और जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब हैं। इन दोनों जज साहिबान को
मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान को हम ख्याल समझा जाता है, और उसके बाद फिर ऑब्वियसली मेजॉरिटी यानी इस कमेटी के अंदर भी है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट भी काजी साहब अपने साथ, ही ब्रॉट अ न्यू रजिस्ट्रार टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और उन्हें भी काजी साहब ने एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियारात जो हैं वो अपने सौंप के उन्हें बाइख्तियार बनाया है। ये सारी चीज़ें अगर आप ज़हन नशीन रखें तो आप ये देखें कि फैज़ाबाद धरना अमल दरामद केस काजी साहब का अपना केस था, उन्होंने उस केस को लगाया, उसमें अमल दरामद रिपोर्टें मांगी, फैज़ हमीद साहब के ऊपर सारा नज़ला आ गया। अच्छा, उसके साथ जो सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल का मामला है उसे काजी साहब ने खुद नहीं सुना, बल्कि जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में एक बेंच बन गया, और काजी साहब जो हैं उन्होंने इस सारी की सारी सिचुएशन में वो साइड पे हो गए। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब वाले बेंच ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल को कलअदम करार दे दिया। अब कल दरखास्तें आएंगी तो देखते हैं कि नया बेंच क्या बनता है, क्योंकि बेंच इस बेंच से बड़ा बनेगा। अच्छा, उसके साथ ही साथ 90 दिन में इंतखाबात का केस जब काजी साहब ने लगाया तो सबको लग रहा था कि आइन शिकनी के ऊपर अब किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, सदर को भी नहीं छोड़ेंगे, तो फिर जाहिर बात है इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत ने कहां पर जाना था। और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने भी ये बात कही कि जी आइन शिकनी तो हो गई, अब तो आइन शिकनी हो गई, 90 दिन में इंतखाबात नहीं हुए। लेकिन फिर हमने देखा कि नजरिया ज़रूरत के तहत एक डेट जो है वो डिवाइस की गई, और एक डेट आई, और उस डेट के ऊपर काजी साहब ने कहा कि अब कोई भी उस डेट के हवाले से अबहाम पैदा नहीं करेगा। अब ये सारी की सारी वो डेवलपमेंट्स हैं जो आहिस्ता आहिस्ता चल रही हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब जो हैं उनके ऊपर चार्जशीट लगा दी गई है, और जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब ने अदम एतमाद का इजहार भी कर दिया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ऊपर, और जज साहिबान जिसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस भी हैं, जिसमें सरदार तारिक मसूद साहब भी हैं, जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब ने कहा कि ये अलग हो, ये फिर केस सुना जाएगा। और ये जो आपने मुझे शो काज नोटिस भेजा है, जब सरदार तारिक मसूद साहब जो कि काजी साहब के क्लोज समझे जाते हैं या उनके हम ख्याल समझे जाते हैं, ये हम ख्याल टर्म मैं ज़ाती तौर पे नहीं यूज़ करना चाहता, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में अब ये टर्म इतनी वाइडली यूज़ होती है, उमर अता बंदयाल साहब के दौर के अंदर भी और अब भी, कि वैसे ये होनी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बेंच बने तो आपको पता हो कि ये बेंच के अंदर 3 कौन से माइंड के हैं, और एक, फिर ये इंसाफ तो नहीं होता ना। काजी साहब के दौर में चाहे ये बातें हों या ये परसेप्शन हो, मैं तो समझता हूँ ये परसेप्शन नहीं होनी चाहिए, और उमर अता बंदयाल साहब के दौर में भी ये परसेप्शन नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन थी। उमर अता बंदयाल साहब के दौर में सबको पता था, चीज़ें क्लियर थी। अब आप ये देखें कि रीसेंट जो मामलात हुए उसमें जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब ने कहा कि सरदार तारिक मसूद साहब के खिलाफ जब शिकायत आई थी उस वक्त तो ये मामलात ऐसे नहीं किए थे, मेरे साथ भी वही ट्रीटमेंट रखी जाए और ये अलग हो जाएं, बायस्ड हो गए हैं, और ये सारी चीज़ें। अब एतजाज़ एहसन साहब जो है पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा लीगल माइंड है, पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा इज्जत अगर किसी वकील की आप वकीलों में जाके पूछ लें या देख लें, सर्विस करवा लें, एतजाज़ एहसन साहब की है। एतजाज़ एहसन साहब ने एक अपील दी कि भाई जो लोग जबरी गुमशुदगियाँ हैं, जो लोगों को गायब किया जा रहा है, जो लोगों को उठाया जा रहा है, वो मेरा केस जो मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन सुप्रीम कोर्ट के रूबरू रखी है, एक मुतफर्रिक दरखास्त दायर की कि खुदारा इसे जल्दी सुने, इट इज़ अ मैटर ऑफ अर्जेंसी, ये अर्जेंट मामला है भाई, लोग उठाए जा रहे हैं, वफादारियाँ तब्दील हो रही हैं, आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है, बेसिक फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स जो हैं वो वायलेट हो रहे हैं। उस सब के ऊपर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ लगा दिया। उन्होंने कहा कि जी आप 184(3) जो कि आज खुद का इख्तियार है सुप्रीम कोर्ट के पास, अब चीफ जस्टिस के पास नहीं, सुप्रीम कोर्ट के पास वो इख्तियार है, आप उसे इन्वोक करना चाह रहे हैं, लेकिन ये आपकी पर्सनल ग्रीवियंस है, ये आपका पर्सनल मामला है और आप इसके ऊपर चाह रहे हैं। ऑल्दो एतजाज़ एहसन साहब का ये मौक़िफ़ है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो एक मैंडेट है और फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स का मामला है। अब इस सब के अंदर नाज़रीन कराम जो चीज़ हुई है सामने और जो इस वक्त मामला सामने आया है वो बड़ा अलार्मिंग भी है। और ऑब्वियसली आपको पता है कि एतजाज़ एहसन साहब की दरख्वास्त तो जब मुस्तरद की गई तो उससे बहुत कुछ लोगों ने सवालात खड़े किए, बहुत से मामलात हुए। अब नाज़रीन इकराम इस वक्त बहुत से ऐसे साफ़ी जो कि आपको पता है इमरान खान साहब की अपीलें अभी सुप्रीम कोर्ट में हैं। अब हमने तो ये बात कही थी कि देखते हैं कि कौन से बेंच के सामने वो अपीलें आती हैं, और फिर ये भी हमने देखना है कि इमरान खान साहब के साथ क्या मामला किया जाता है। आरिफ अलवी साहब जो हैं उनके हवाले से आपको पता है कि काजी साहब ने कितनी सख्त जजमेंट दी और उन्होंने कहा कि इन्होंने बगावत की है, इन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की है जो कि गद्दारी है सदर मुमलिकत के हवाले से, और ये तक कह दिया कि सदर को इस्तिस्ना कॉन्स्टिट्यूशनल खिलाफ वर्जी के ऊपर नहीं हासिल। ऑल्दो इस वक्त ऑब्वियसली डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी है इलेक्शन के मामले पर, तो अब सदर को उस मामले के अंदर तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन आप यहीं से अंदाजा कर लें। तो अब इमरान खान साहब आप देखें, फैज़ हमीद साहब, इमरान खान साहब और सदर साहब ये मेन लोग थे ना। फैज़ हमीद साहब ने वो के खिलाफ जजमेंट दी, फैज़ाबाद धरना, उसके बाद फिर एस्टैब्लिशमेंट ने उस वक्त की कहा, बाजवा साहब ने कहा, खान साहब ने रेफरेंस तैयार करवाया और सदर साहब को भेज दिया। ऑल्दो खान साहब ने बाद में कहा कि ये रेफरेंस सही नहीं था, गलती थी, बड़ेपन का मुजाहरा किया इमरान खान साहब ने। लेकिन सदर साहब के वाले से भी काजी साहब अपना माइंड जो है वो ऑब्वियसली उन्होंने सदर के वाले से जो बातें कहीं, और फैज़ हमीद साहब ऑलरेडी रगड़े पे हैं, रेडार पे हैं फैज़ाबाद धरना केस में, वरना जो दूसरी दरखास्त थी टॉप सिटी वाली फैज़ हमीद साहब के खिलाफ वो तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने निपटा दी और एक कॉन्फ्लिक्ट ही अवॉइड किया। अच्छी बात है, इदारों के दरमियान तो ये होना भी नहीं चाहिए। अब यहाँ पर नाज़रीन इकराम जो चीज़ है समझने वाली वो ये है कि पहले ये बताया जा रहा था कि जी इमरान खान साहब की
جو درخواست ہے سماعت کے لیے جو آئی ہوئی ہیں وہ اس ہفتے جو آئندہ آنے والا ہفتہ ہے وہ نہیں لگائی جائیں گی، اور وہ اس لیے نہیں لگائی جائیں گی کیونکہ اس ہفتے تو کوئی فوجداری بینچ ہے ہی نہیں۔ اچھا، اس سب کے اوپر جو لائرز ہیں، ٹاپ کے آپ کے لیگل مائنڈز ہیں، ان کا بھی یہی ماننا ہے کہ یہ ہائی کورٹ تک تو ہوتا ہے کہ جی یہ فوجداری کا یہ جج ہے، فلانے کیسز کا یہ بینچ ہے، سپریم کورٹ میں یہ نہیں ہوتا، سپریم کورٹ کا کوئی جج اسپیشلسٹ نہیں ہوتا، اور سپریم کورٹ کا کوئی بینچ بھی اس طرح سے لیبل نہیں کیا جا سکتا۔ اٹ از سپریم کورٹ آف پاکستان فار اے ریزن، وہ ہر طرح کے کیسز وہ جج سن سکتے ہیں، وہ سپریم کورٹ کے ججز ہیں۔ لیکن پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ خان اس ہفتے کیونکہ کوئی فوجداری بینچ ہے ہی نہیں اور یہ معاملہ ہے، اور اس سب کے اندر یہ بھی بات ایک آ رہی ہے، اور جو صحافی ہیں وہ یہ دعویٰ دے رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کی ضمانتیں جو ہیں وہ ایک ہم خیال بینچ کرے گا، اور اس کی سربراہی جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کریں گے، قاضی صاحب خود نہیں کریں گے۔ اب یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن خان صاحب کی اپیلوں کو درخواستیں جو ہیں انہیں سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا گیا۔ مقرر کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ ایک بات کہی جا رہی تھی کچھ صحافیوں کی طرف سے کہ جی فوجداری تو کوئی اس دفعہ کیس سنے نہیں جا رہا، لیکن اب جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا روسٹر آیا ہے اور جو کیسز کا پتہ چلا ہے، قاضی صاحب جو ہیں اور جسٹس امین الدین خان اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب جو کیسز سن رہے ہیں، اس کے پہلے صفحے کوئی دیکھیں تو ضمانت کی درخواستیں بھی ہیں، اور اس سب کے اندر چیف جسٹس آف پاکستان کے بینچ کے سامنے فوجداری کیسز بھی اور ضمانت کی درخواستیں جو ہیں وہ بھی آنریبل چیف جسٹس کے بینچ کے سامنے لگی ہوئی ہیں۔ تو اس سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا عمران خان صاحب جو ہیں ان کے لیے کسی اور بینچ کا ویٹ کیا جائے گا کہ وہ بینچ جب کانسٹیٹیوٹ ہوتا ہے پھر عمران خان صاحب کی درخواست لگائی جائے؟ کیونکہ یہ آرگومنٹ تو اب نہیں ہے کہ جی ضمانتیں اس ہفتے سنی نہیں جا رہی تو اس لیے خان صاحب کا کیس نہیں سنا جائے گا۔ تو یہ سارے وہ سوالات ہیں جن کا ظاہری بات ہے جواب آنے والے وقت کے اندر، اور obviously سارے لوگ جواب جو ہے وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ obviously ایک جمہوری معاشرہ ہے، اور ہمیشہ میں یہ بات کرتا ہوں کہ عدالت کا جو وقار ہے اس کے اوپر کوئی سمجھوتا جو ہے وہ کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ عدالت جو ہے اور ادارے کی ساکھ، جب یہ بات تھی کہ جب جسٹس عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں ان کا دور تھا، اس ٹائم کے اندر بھی میں یہی عرض کرتا تھا، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دور کے اندر بھی میں وہی عرض کر رہا ہوں، اور موقف نہیں بدلا کہ آپ کو اعتراضات ہو سکتے ہیں لیکن عدالت کو کنٹروورشل نہ بنایا جائے۔ اور میں اس چیز کے اوپر یقین بھی نہیں رکھتا کہ عدالت کو، چیف جسٹس کو، یا کسی بھی معزز جج کو، چاہے وہ جسٹس مظاہر نقوی صاحب ہوں یا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہوں یا جسٹس سردار طارق مسعود صاحب ہوں، کوئی جج جو ہے وہ متنازع نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں اس جج کا نہیں، نظام کا، سسٹم کا اس میں نقصان زیادہ ہو رہا ہوتا ہے اور ہم اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں۔ لیکن obviously let's see how things unfold۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کے اوپر رحم کرے، پاکستان کے تمام تر ادارے جو ہیں ان کے تمام تر جو عہدیداران ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں پاکستان کی بہتری کے لیے آئین کے مطابق کام کرنے کی توفیق دے۔ اس سے اچھی دعا تو اور ہو ہی نہیں سکتی۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔